पहले तेज प्रताप यादव का नाम मैनपुरी से सपा उम्मीदवार के तौर पर चर्चा में था, लेकिन कल डिंपल यादव के मैदान में उतरने की घोषणा हो गई। अब चर्चा इस बात की तेज है कि तेज प्रताप का नाम और शिवपाल को अंधेरे में रखने के लिए कहीं आगे तो नहीं किया गया था। श्रीमती डिंपल यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। श्रीमती डिंपल यादव जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी के इस ऐलान का जितना इंतजार सपा कार्यकर्ताओं को था, उतना ही इंतजार अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव को भी था और उतनी ही प्रतीक्षा थी भाजपा को। चर्चा में तो तेज प्रताप यादव का नाम सबसे आगे चल रहा था, लेकिन सपा के फैसले में जिक्र डिंपल यादव का था। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार की घोषणा के साथ ही बड़ा सस्पेंस खत्म हो गया। और ये जीत दर्ज करना चाहती है नेताजी को श्रद्धांजलि के रूप में। इस चुनाव को हम लोग देख रहे हैं और सभी नेता, सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ, जैसे हर चुनाव में जैसे काम करते हैं उससे ज़्यादा मेहनत के साथ काम करेंगे। और पूरे देश की नज़र इस चुनाव पर है और समाजवादी पार्टी बड़े अंतर से चुनाव को जीतेगी। मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट पर 5 दिसंबर को मतदान होना है। नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। जाहिर है समय कम है और सपा पर हर हाल में इस सीट को अपने कब्जे में कायम रखने का दबाव ज्यादा है। हम लोग कौन सलाह, हाँ ये चीज़ है, एज ए कार्यकर्ता, पार्टी कार्यकर्ता, कोई मैं अकेला नहीं हूँ। जब पार्टी की बात होती है तो सारे कार्यकर्ता अपनी अपनी सलाह देते हैं। पूछो, ये लोग भी तो देते होंगे सलाह। निश्चित रूप से देना चाहिए। तो भाई पार्टी की बात है, पार्टी के फोरम पे सब सलाह देते हैं। जो पार्टी के हित की बात होगी सारे कार्यकर्ता देते हैं। तो एज ए कार्यकर्ता हमें भी बनता है। तो हम लोग जितने लोग हैं सब कार्यकर्ताओं की मांग यही थी कि डिंपल जी को लड़ाया जाए वहाँ से। अब उनका नाम जब अनाउंस हुआ है तो हम सभी कार्यकर्ता बहुत खुश हैं। फिलहाल मैनपुरी में और जीतने के लिए भारी मतों से जीतने की बात हो रही है। उनसे अच्छा कैंडिडेट अभी जो पार्टी ने फैसला किया है तो तय है कि उनसे अच्छा कैंडिडेट नहीं। 1992 में सपा के गठन के बाद 1996 में पहली बार इस सीट से मुलायम सिंह यादव ने चुनाव लड़ा था और पिछले 26 सालों से इस सीट पर हमेशा सपा का परचम बुलंद रहा। भाजपा का दावा है कि इस बार यहां कमल खिल कर रहेगा और समाजवादी पार्टी का परिवारवादी कार्ड फेल हो जाएगा। परिवार को दरकिनार करके वंशवाद के ऊपर जिस प्रकार से विश्वास व्यक्त किया है, यही समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र है। और लेकिन शायद यह भूल गए हैं कि इस बार मैनपुरी की जनता वंशवाद के नाम पर वोट नहीं करेगी, राष्ट्रवाद के नाम पर वोट करेगी। मैनपुरी में कमल खिलेगा। समाजवादी पार्टी की नजर इस वक्त मैनपुरी से भारी जीत दर्ज करने पर है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद पैदा हुई सहानुभूति लहर और अपने गढ़ की पारंपरिक ताकत को पार्टी इस मुकाम तक पहुंचाना चाहती है जिससे महाविजय का रिकॉर्ड बने। इसलिए एबीपी गंगा से बातचीत में रामगोपाल यादव ने डिंपल यादव को मैनपुरी से उम्मीदवार बनाने की सबसे बड़ी वजह बड़े अंतर से जीत दर्ज करने के मकसद को बताया। डिंपल यादव जो है वो बहुत आसानी से और बड़े मार्जिन से चुनाव जीतेंगे और ये चुनाव जीतना हमारी पहली प्राथमिकता थी। मैनपुरी में नामांकन शुरू हो चुका है। 17 नवंबर को नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है। 5 दिसंबर को यहां वोटिंग होगी, यानी अब हर दिन यहां चुनाव प्रचार का घमासान तेज होता जाएगा, जिसमें डिंपल यादव के समर्थन में अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव समेत पार्टी और परिवार के तमाम दिग्गज धुआंधार प्रचार करने वाले हैं। इससे पहले डिंपल यादव को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं का जोश 7वें आसमान पर दिख रहा है। भी से हमारी जो पूर्व विधायक शुरू हुआ था कि अभी से लग जाए। जी बिल्कुल। कि आज ही से बैग उठा के सैफई पहुंच जाए। अरे बिल्कुल जी। इस बात हुई आपकी? बस हाँ, अभी जस्ट कॉल पे बात हुई है। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आशीर्वाद लिया, उन्हें कांग्रेचुलेट किया। भाभी के पास ही जा रही हूँ। भाभी के पास जा रहे हैं? जी जी। तो हौसला देने, शुभकामना देने, सब कुछ। फोन पे क्या बात? फोन पे बस उन्हें कांग्रेचुलेट किया, उन्होंने अपने पास बुला लिया। सो गोइंग टू मीट हर। और आज मुरादाबाद की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में आजम अब्दुल्ला के 2 मामलों में अहम सुनवाई होगी। सपा नेता आजम खान और सपा विधायक अब्दुल्ला आजम पर साल 2008 में मुरादाबाद के छजलैट थाने में मुकदमे पर आज सुनवाई होगी। इसमें कई अन्य सपा नेता का नाम भी शामिल है। वहीं आज पूर्व सांसद जयप्रदा पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में भी सुनवाई होगी। साल 2019 में मुरादाबाद के कटघर थाने में दर्ज हुए इस मामले में सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन, सपा नेता आजम खान, विधायक सपा अब्दुल्ला आजम सहित कई सपा नेताओं का नाम शामिल है। यानी कुल मिलाकर के
मामले कई हैं और सुनवाई का दौर लगातार चल रहा है। कल का दिन अच्छा नहीं था अगर बात करें आजम खान के लिए, और आज अब्दुल्ला आजम और कई सपा नेताओं के लिए अहम दिन है क्योंकि इनसे जुड़े मामले पर सुनवाई होगी। 12 नवंबर को भाजपा की कोर ग्रुप की एक बैठक होने वाली है जिसमें सीएम योगी से लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और दोनों डिप्टी सीएम शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि इसी दिन मैनपुरी के साथ साथ खतौली और रामपुर विधानसभा के लिए उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन सवाल मैनपुरी का है। तैयार हैं आप सब लोग? उपचुनाव की बाजी किसे मिलेगी जीत की चाबी? सपा ने किया उम्मीदवार का ऐलान, क्या भाजपा बदलेगी अपना प्लान? मैनपुरी से डिंपल यादव के मैदान में उतरने के बाद मैनपुरी की चुनावी जंग बेहद दिलचस्प हो गई है। अब सबकी निगाहें भाजपा पर टिकी है। क्या अखिलेश यादव के दांव के बाद भाजपा अपना गेम प्लान बदलेगी? क्योंकि मैनपुरी के उपचुनाव को 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद अब तक का सबसे बड़ा चुनाव माना जा रहा है। जहां सपा को अपना अभेद्य किला बचाना है तो भाजपा को हर हाल में यहां कमल खिलाना है। लेकिन अखिलेश यादव ने न सिर्फ डिंपल यादव को मैदान में उतारा बल्कि आलोक शाक्य को मैनपुरी का जिलाध्यक्ष बनाकर मैनपुरी के 17.5 लाख वोटों में से 10 लाख वोटों पर अपनी दावेदारी ठोक दी है। ऐसे में सवाल बड़ा है कि अब भाजपा डिंपल के मुकाबले किसे मैदान में उतारेगी, क्योंकि 12 नवंबर को भाजपा की एक बड़ी बैठक होने वाली है जिसमें सीएम योगी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सैनी और दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में मैनपुरी लोकसभा सीट, खतौली विधानसभा सीट और रामपुर शहर विधानसभा सीट के लिए उम्मीदवार के नाम का ऐलान हो जाएगा। मंत्री संगठन धर्मपाल सैनी आज मैनपुरी पहुंच गए और वहां पर उन्होंने पार्टी के पदाधिकारियों के साथ रणनीति तैयार करना भी शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि बीजेपी 13 या 14 नवंबर को इन तीनों ही सीटों पर अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर सकती है। दरअसल जब से उपचुनाव की तारीख का ऐलान हुआ है, भाजपा अपनी जीत का दम भर रही है। भाजपा का दावा है कि जिस तरह से उसने रामपुर और आजमगढ़ का उपचुनाव जीता, वो मैनपुरी, खतौली और रामपुर शहर सीट पर भी फतेह हासिल करेगी। परिवार को दरकिनार करके वंशवाद के ऊपर जिस प्रकार से विश्वास व्यक्त किया है, यही समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र है। और लेकिन शायद यह भूल गए हैं कि इस बार मैनपुरी की जनता वंशवाद के नाम पर वोट नहीं करेगी, राष्ट्रवाद के नाम पर वोट करेगी। मैनपुरी में कमल खिलेगा। पिछले 8 वर्षों में गंगा जी में बहुत पानी बह चुका है और कहीं पर भी किसी भी प्रकार के एकाधिकार थे तो वो एकाधिकार भारतीय जनता पार्टी के ताकत के सामने सब जो है ध्वस्त हो रहा है। तो मैनपुरी पर भी भारतीय जनता पार्टी अब की बार एक नया इतिहास रचने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगा। सबसे ज्यादा रोचक लड़ाई मैनपुरी और रामपुर में नजर आ रही है, जहां सपा के MY समीकरण की बड़ी परीक्षा होने वाली है, क्योंकि जो चूक रामपुर और आजमगढ़ के उपचुनाव में हुई उसे दोहराने से सपा बचेगी। क्योंकि भाजपा न सिर्फ अल्पसंख्यक सम्मेलन के जरिए मुस्लिम वोटर बल्कि यादव वोटर को रिझाने में लगी है, जो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के लिए खतरे की घंटी बजा रही है। ऐसे में सवाल बड़ा है कि क्या समाजवादी पार्टी इस बार भाजपा का विजय रथ रोक पाएगी, क्योंकि जब जब उपचुनाव की बाजी लगी है सपा के हिस्से हार ही आई है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से लेकर वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक ज्ञानवापी मामले से जुड़ी सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में जहां शिवलिंग जैसे ढांचे के संरक्षण को आगे बढ़ाने की मांग पर फैसला सुनाया जा सकता है, तो वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट में ज्ञानवापी विवाद से जुड़े मामले में श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की इजाजत दिए जाने की मांग के मामले पर सुनवाई होनी है। इसके अलावा वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में वजू खाने के पश्चिम दीवार को
हटाने की जो अपील की गई है और तहखाने को खुलवाने पर सुनवाई होगी। कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट को लेकर मुस्लिम पक्ष की आपत्ति पर हिंदू पक्ष जवाब देगा। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में सपा उम्मीदवार डिंपल यादव के नाम की घोषणा के बाद बीजेपी में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। लखनऊ से मैनपुरी तक बैठकों का दौर जारी रहा। मैनपुरी में तो महामंत्री संगठन धर्मपाल सैनी खुद पहुंचे और उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की और स्थानीय चुनाव संयोजक भी नियुक्त किए हुए। ऐसे में आज चुनाव प्रभारियों के नाम की घोषणा की जा सकती है। मैनपुरी और खतौली सीट पर उम्मीदवार तय करने के लिए कल नाम पर आखिरी मंथन होगा और 12 नवंबर को बीजेपी कोर कमेटी की बैठक मुख्यमंत्री आवास पर होगी। इसी बीच यूपी भाजपा अध्यक्ष से अपर्णा यादव की मुलाकात के बाद माहौल गर्मा गया है। भूपेंद्र चौधरी ने पार्टी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं से मुलाकात की तो अपर्णा यादव भी प्रदेश अध्यक्ष से मिली। इसके बाद कयासों का बाजार गर्म है कि आखिरकार डिंपल यादव के सामने कौन होगा चुनावी मैदान में बीजेपी खेमे से। ऐसे में अपर्णा यादव का मिलना, जो कि खुद यादव खानदान से आती हैं, बहू हैं, छोटी बहू हैं, ऐसे में दोनों बहुओं को मैदान में उतारा जाएगा। ये तमाम चीजें आने वाले वक्त में स्पष्ट हो जाएंगी जब बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट का नाम सामने आएगा। समाजवादी पार्टी की तरफ से डिंपल यादव का नाम सामने आ गया है। लंबा कयासों का दौर था, तेज प्रताप का नाम आगे बताया जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि क्या नेताजी की कमान संभाल लेंगे शिवपाल यादव परिवार की सभी कलह को इतर करके, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ और कल नाम सामने आया डिंपल यादव का। लेकिन बीजेपी की तरफ से कौन है उम्मीदवार, अभी भी नाम पर पर्दा है। और कल सुबह समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी के लिए डिंपल यादव के नाम का ऐलान कर दिया तो वहीं शाम होते होते एक मैनपुरी में हलचल बढ़ने वाली तस्वीर आ गई। दरअसल मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से मुलाकात की। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि भाजपा मैनपुरी में अपर्णा यादव के नाम को आगे बढ़ा सकती है। मैनपुरी में सपा ने डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाया तो सवाल खड़ा हुआ कि अब भाजपा क्या करेगी। क्या नेताजी की कर्मभूमि में मुकाबला छोटी बहू बनाम बड़ी बहू के बीच हो सकता है? यानी क्या भाजपा अपर्णा यादव को प्रत्याशी बनाने पर विचार करेगी? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या अपर्णा इस मुकाबले के लिए तैयार होंगी? वैसे 12 नवंबर को सीएम आवास पर भाजपा कोर कमेटी की बैठक होगी और उसी दिन उन 3 नामों के पैनल पर चर्चा की जाएगी जो क्षेत्र से मंगाए गए हैं। चर्चा के नामों के पैनल को केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा जाएगा। तो मैनपुरी में पिछली बार जब चुनाव 2019 में हुआ तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी का गठबंधन था और साथ ही नेताजी वहाँ के ऊपर स्वयं प्रत्याशी थे। तो कुल उनका आभा मंडल है कि उनको दूसरे दलों के लोग भी वोट दे देते थे, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी मुश्किल से 70-80 हज़ार वोट से ही मात्र नेताजी चुनाव जीते थे बसपा के गठबंधन के बावजूद। तो इससे समझ सकते हैं कि चुनाव समाजवादी पार्टी का मैनपुरी से हारना तय है। मैनपुरी में इस बार भारतीय जनता पार्टी के भी 1 से बढ़कर विधायक 2 हो गए हैं। भाजपा का ये पुराना इतिहास है कि वो विरोधियों के मजबूत गढ़ में पहले सर्जिकल स्ट्राइक करती है और फिर उस किले पर कब्जा कर लेती है। और अब बारी नेताजी की उस विरासत को अपने हाथ में लेने की है जिसका सपना आज तक पूरा नहीं हो सका। मैनपुरी में भाजपा की पहली कोशिश शाक्य वोटर्स के साथ साथ यादव मतदाताओं को भी जोड़ने की होगी। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 8 वर्ष के अंदर गांव-गांव तक अपनी पैठ बनाई है। यहाँ तक कि जो समाजवादी पार्टी का परंपरागत मतदाता कहा जाता है उसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत तेजी से आगे बढ़ी है और मैं उसी जनपद का रहने वाला हूँ। मैं दावे के साथ इस बात कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अब की बार प्रचंड बहुमत से साथ जीतेगी। भाजपा जानती है कि अगर मैनपुरी में उसे जीतना है तो कुछ बड़ा करना होगा। अखिलेश ने यहाँ न तेज प्रताप को उतारा और न ही धर्मेंद्र यादव को। और डिंपल यादव के नाम का जब औपचारिक ऐलान हुआ तो भाजपा फिर से अखिलेश को वंशवाद के नाम पर घेरने लगी। अखिलेश यादव जी ने मैनपुरी उपचुनाव में मुलायम सिंह जी के बाद में
मुलायम सिंह जी की विरासत के नाम पर, चूंकि घर में भाई उनके वहाँ से जो सांसद रहे हैं, तेज प्रताप हों या धर्मेंद्र हों, इन दोनों के जगह के ऊपर अपनी पत्नी को टिकट वो भी इसलिए दिया है, मुझे लगता है कि चूंकि उनके बेटा और बेटी की अभी उम्र शायद चुनाव लड़ने लायक नहीं है, तो इसलिए अपनी पत्नी को दे दिया। तो देखो, गढ़ तो समाजवादी पार्टी का कन्नौज भी कहा जाता था, गढ़ तो आजमगढ़ भी कहते थे, रामपुर भी कहते थे, सारे गढ़ ध्वस्त हुए, समाजवादी पार्टी हारी। भाजपा कहती है कि जब तक नेताजी थे तब तक उसने मैनपुरी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, और अब जब नेताजी नहीं रहे तो मैनपुरी पर भी भगवा फहराया जाएगा। यानी जो सिंपैथी वोट समाजवादी पार्टी मुलायम के नाम पर बटोरना चाहती है, वैसा ही कुछ प्लान भाजपा का भी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया, सपा का न वर्तमान न भविष्य, मुलायम सिंह यादव जी को नमन, मैनपुरी में खिलेगा कमल। सपा मतलब श्री अखिलेश यादव, श्रीमती डिंपल यादव प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। #मैनपुरी कमल का फूल। अनुमान लगाया जा रहा है कि भाजपा मैनपुरी में ओबीसी प्रत्याशी ही उतारेगी, क्योंकि इस सीट पर यादव और शाक्य वोटर सबसे बड़ी भूमिका में होते हैं। इस उपचुनाव में भाजपा की चुनौती इस वजह से भी बड़ी रहेगी, क्योंकि डिंपल के लिए अखिलेश भी मैदान में दिखाई देंगे। आने वाले दिनों में भाजपा ही जीतेगी, आप इतना कर लीजिए। लेकिन वहाँ पर अब अखिलेश भी जाएंगे प्रचार के लिए, वो देखिए आजमगढ़ नहीं गए, रामपुर नहीं गए। समस्या नहीं है, उनको किसी ने रोका नहीं है। लोकतंत्र का यही तकाजा है, सबको अपनी पार्टी का प्रचार करना चाहिए। बीजेपी कब तक अपने कैंडिडेट घोषित करेगी? आप वेट करिए, मैं तुरंत बता देंगे। हम लोगों ने अपने संगठन को सक्रिय करना, एक्टिवेट करना, और हमने अपने निचले स्तर पर अपने संगठन का जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर की बैठक करके क्या क्या काम हम लोगों को करने हैं चुनाव तक, वो तैयारी हम लोग पूरी कर रहे हैं। और आपने देखा होगा परिणाम, रामपुर भी भाजपा जीती, आप आजमगढ़ भी भाजपा जीती है। अब कोई भी विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र, कोई क्षेत्र किसी का गढ़ नहीं है, अब सब भाजपा के गढ़ हैं। भाजपा के वार से सपा कई बार पस्त हो चुकी है, और इस बार भाजपा अखिलेश को सबसे बड़ा घाव देने की तैयारी में है। हालात अखिलेश भी जानते और समझते हैं। यही वजह है कि उन्होंने उपचुनाव से पहले ही मैनपुरी में शाक्य समाज से आने वाले आलोक शाक्य को जिला अध्यक्ष घोषित कर दिया। लेकिन अखिलेश की ये रणनीति भाजपा की नजरों से मैनपुरी की सीट को बचा पाएगी या नहीं, ये तब तक बड़ा सवाल बना रहेगा जब तक नतीजे न आ जाएं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बात करते हैं रामपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए आज से नामांकन शुरू होने जा रहा है। आजम खान को सेशन कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। नामांकन की जो तारीख है वो 18 नवंबर है, और 18 नवंबर को और 5 दिसंबर को मैनपुरी, खतौली के साथ ही रामपुर में वोटिंग होगी। 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। तो देखिए, स्टे लगने के बाद ये पूरा मामला लोअर कोर्ट में था रामपुर में, जहां अब इस मामले पर कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। तो तीनों ही सीट पर, जिसमें एक लोकसभा और 2 विधानसभा सीटें आती हैं, उपचुनाव होगा। अधिसूचना पर जो रोक लगी थी उसे फिर से सर्कुलेट कर दिया गया है। 21 नवंबर तक नाम वापसी लिए जा सकेंगे। यानी कुल मिलाकर के ये तीनों सीटों पर जो जंग है वो देखने को मिलेगी। आज से रामपुर विधानसभा सीट के लिए नामांकन शुरू होगा। बाकी सीटों के लिए कल से ही ये नामांकन शुरू हो चुका था, लेकिन कोर्ट के स्टे की वजह से इंतजार था लोअर कोर्ट के फैसले का, जहां आजम खान को कोई राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। इसीलिए अधिसूचना को जारी कर दिया गया है। रामपुर में भी आज से नामांकन होगा। यानी रामपुर की सीट पर भी फिर से वही कवायद शुरू हो जाएगी कि आखिरकार उम्मीदवार कौन होगा। रामपुर सीट में समाजवादी पार्टी की ओर से ये देखना होगा। हालांकि अब दिलचस्प जंग होगी इन तीनों ही सीटों के लिए। जहां मैनपुरी का जिक्र करें तो डिंपल यादव का नाम सामने आया, और इसके बाद बीजेपी खेमे में बैठकों का दौर जारी है कि डिंपल यादव के सामने किस प्रत्याशी को उतारा जाए मैदान में। सपा का गढ़ कहे जाने वाले सीट, जो ऐसी सीट जो नेताजी के जाने के बाद खाली हुई है, कौन उनकी जगह पर उनके सामने डिंपल यादव से टक्कर लेगा, ये बीजेपी बैठकों में डिसाइड करेगी। लेकिन आज से 5 दिसंबर को वोटिंग और 8 दिसंबर को काउंटिंग रामपुर में नामांकन शुरू हो पाएगा। नामांकन कल से शुरू था दोनों सीटों पर, खतौली और मैनपुरी में, जहां अब रामपुर भी इसमें शामिल हो चुका है। 21 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे, और उसके बाद 5 दिसंबर को ये तीनों क्षेत्र के लोग मतदान करेंगे, और फिर नतीजों से इस उपचुनाव की तस्वीर साफ हो जाएगी। 5 दिसंबर को वोटिंग, 8 दिसंबर को काउंटिंग,
और उसका बिगुल बज चुका है। 2 सीटों पर कल से ही और आज रामपुर में भी नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। इससे पहले सेशन कोर्ट ने एमपी एमएलए कोर्ट से आजम खान को मिली सजा को बरकरार रखा है, जिसके बाद चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया। क्योंकि रामपुर सेशंस कोर्ट ने आजम खान को कोई राहत नहीं देते हुए एमपी एमएलए कोर्ट से आजम को मिली 3 साल की सजा को बरकरार रखा है। 3 साल की सजा होने से आजम खान की विधायकी रद्द हो गई थी और ऐसे में अब सेशंस कोर्ट से राहत नहीं मिलने से आजम खान की सदस्यता रद्द ही रहेगी। सजा को कन्वेंशन जो था उसको स्टे कर दिया जाए, तो उस स्टे पे थी और माननीय न्यायालय ने उनके स्टे के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। स्टे खारिज हो गया, आरोग्यता बरकरार। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को राहत देते हुए रामपुर सेशंस कोर्ट को आदेश दिया कि वो पहले हेट स्पीच मामले में मिली सजा के खिलाफ आजम खान की अपील पर विचार करें। सुप्रीम कोर्ट ने तब तक चुनाव आयोग को रामपुर उपचुनाव की प्रक्रिया रोकने के आदेश दिए थे, लेकिन आज सेशंस कोर्ट के फैसले के बाद अब रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होंगे, जिसे भाजपा ने अपनी बड़ी जीत बताया है। देखिए, हम हमेशा चूंकि सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और ईश्वर के आशीर्वाद से हमें आगे भी इसी तरीके की। अब आजम खान ने सेशंस कोर्ट में जमानत की अपील की है और अगर आजम खान को जमानत भी नहीं मिलती तो उन्हें दोबारा जेल जाना पड़ेगा। जहां हम आपको बताएं कि उत्तराखंड में इस वक्त मौसम का मिजाज बदल गया है। बर्फबारी हो रही है और कल से ही बर्फबारी हो रही है। मुनस्यारी और धारचूला की पहाड़ियों का अगर जिक्र करें तो यहां बर्फबारी का दौर जारी है। ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी और वहीं हंसलिंग, राज रंभा, पंचाचूली में भी बर्फबारी हुई है और दरमा और व्यास घाटी में भी बर्फ की सफेद चादर लिपटी हुई नजर आ रही है। पिथौरागढ़ की बात करें, अन्य हिस्सों में भी बूंदाबांदी हुई है। सीमांत इलाकों में ठंड बढ़ चुकी है। चीन सीमा पर गुंजी और दरमा और व्यास घाटी के इलाकों में बुधवार देर रात से ही लगातार बर्फबारी हो रही है। दोनों घाटियों की अंतिम चौकियों में तापमान -11 डिग्री पहुंच चुका है। ठंड काफी बढ़ चुकी है। सीमांत इलाके में रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, क्योंकि बर्फबारी के साथ और माइनस में गया ये तापमान लोगों की जिंदगी को परेशानी में डालता है और सीमांत इलाकों पर कमोबेश यही स्थिति रहती है। और अब बर्फबारी का दौर जब जारी हो चुका है तो तस्वीरें लगातार आ रही हैं सीमांत इलाकों से। ये देखिए आप किस तरीके से रास्ते को साफ करने के लिए मशीनों का मदद की सहारे से रास्ते को साफ किया जा रहा है। हालांकि दूसरे पहलू पर आप अगर नजर डालें तो मुनस्यारी टूरिस्ट स्पॉट है। लोग जाते हैं बर्फबारी के लुत्फ को उठाने के लिए, तो वहां पर लोगों के चेहरे भी खिलते हैं, क्योंकि टूरिज्म अच्छा होता है जितनी अच्छी बर्फबारी होती है। तो शुरुआत हो चुकी है बर्फबारी की, पारा लुढ़क चुका है। लोगों को घरों में दुबकने के लिए ये मौसम मजबूर कर रहा है। मैदानी इलाकों में इसका असर ये है कि सुबह से कोहरा दिखाई दे रहा है, यानी कि वक्त आ गया है कि गाड़ी की फॉग लाइट और तमाम चीजों को दुरुस्त कर लिया जाए, क्योंकि ऐसे में घर से बाहर सुबह के वक्त निकलने पर आपके स्पीड पे ब्रेक लग सकती है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी, तो मैदानी क्षेत्रों में इसका असर कोहरे के तौर पर देखा जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां खूबसूरत वादियां तो नजर आ रही हैं, लेकिन यहाँ के लोग जो रह बसर करते हैं उनकी जिंदगी में बर्फबारी के बाद जो चैलेंजेस हैं वो सामने हैं। और हर साल की तरह इस बार भी वही चैलेंजेस हैं। रास्ते को साफ रखना, घर से बाहर निकलना, ये सब मुश्किल हो जाता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।